ऑलराइट। लास्ट टाइम हम लोग हंटिंग पे बात कर रहे थे। अब मैंने जो बात की थी कि हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को हंट करना है, ठीक है, एक प्रोडक्ट निकालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों का अकाउंट वगैरह, अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें देखी वो अकाउंट तक थी। अब लेट्स सपोज हम लोगों ने अकाउंट क्रिएट करवा लिया, हम लोगों ने एलएलसी बनवा ली और उसके ऊपर हम लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब बात आती है कि जब हम लोग हंटिंग पे जाएं तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हम लोगों को किस तरीके की प्रोडक्ट्स निकालनी चाहिए। तो वो मैंने आप लोगों से सबसे पहली जो बात की थी वो ये की थी कि यार सीजनल प्रोडक्ट ना हो। अगर आप सीजनल प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो इस लिहाज से आप लोगों ने उसकी क्वांटिटी परचेज करनी है कि वो उसी के बिटवीन में ही खत्म हो जाए, ठीक है, उसी सीजन में ही खत्म हो जाए। ये ना हो कि वो सीजन चला जाए और आपकी प्रोडक्ट्स पड़ी की पड़ी रह जाए। जैसा लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की उसके ऊपर कि उनकी क्रिसमस आ रही है और क्रिसमस पे किस किस्म की प्रोडक्ट सेल होती है, तो हम लोग वो वाली प्रोडक्ट्स को हंट करेंगे, ठीक है। लेकिन इतनी ही क्वांटिटी उठाएंगे कि वो उसी क्रिसमस के एरा में ही खत्म हो जाए। ये ना हो कि वो क्रिसमस चली जाए और हमारी प्रोडक्ट्स पड़ी की पड़ी रह जाए। बाद में उनको निकालना मुश्किल हो जाता है और वो हमारी वेयर हाउस में स्पेस भी ले रहे होते हैं, हम लोग नया स्टॉक भी नहीं पहुंचा पाते फिर इसी वजह से। तो इसीलिए हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हम सिर्फ उतनी ही क्वांटिटी उठाएं कि जो वो सीजन में ही खत्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इस तरीके की प्रोडक्ट निकालेंगे जिसे हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता हो। वो इस तरह की प्रोडक्ट ना हो कि एक अमीर आदमी की तो रेंज में हो बट एक गरीब आदमी उसको ना परचेज कर पाए, ठीक है। तो हम इस रेंज में प्रोडक्ट्स उठाएंगे कि वो एक सबकी बेसिक नीड हो। जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने एग्जांपल मैंने आपको दी थी उसकी टूथपेस्ट की, कि जो टूथपेस्ट है वो सबकी ही एक बेसिक नीड है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह की कोई प्रोडक्ट्स देखेंगे जो सबकी एक बेसिक नीड्स में है और उसको हर कोई अफोर्ड कर सकता हो। और उसके ऑब्वियस ही बात है कि अगर हम लोग एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो हम लोग इस तरह की भी प्रोडक्ट देखेंगे कि वो एजिड लोग ज्यादा यूज ना करते हो, बच्चे ज्यादा यूज, जिस तरह टॉयज हैं। अगर हम टॉयज में जाते हैं तो उसका सिर्फ ये चीज है कि बच्चे ज्यादा यूज करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि हम टॉयज में नहीं जाएंगे, हम टॉयज में जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें उसकी बाहर की कंट्रीज की, तो बच्चे जो होते हैं वो अपने टॉयज खुद ही ऑर्डर कर रहे होते हैं। आपने इस किस्म की कैटेगरीज में जाना है, लेकिन इतनी एजिड कैटेगरीज में नहीं जाना जो कि बड़े लोगों के तो यूज में हो बट बच्चों या जो यंग जनरेशन है वो उसको यूज ना कर रही हो। तो हम लोग इस चीज का भी ख्याल रखेंगे और उसी किस्म की प्रोडक्ट्स में जाएंगे जिसमें हर कोई अवेलेबल हो, ठीक है। एंड देन हम लोगों ने बात की थी कि हम 3 टाइप्स ऑफ हंटिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहली हंटिंग है ब्रांड हंटिंग। ब्रांड हंटिंग क्या होती है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया कि एक ब्रांड होगा, हम लोग देखेंगे कि अमेजोन पे कौन सा ब्रांड है जो कि अच्छा सेल हो रहा है, हम लोग उस ब्रांड में चले जाएंगे। अब ये बात क्या कहते हैं, ऑब्वियस है कि यार एक ब्रांड की सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं हो सकती, हो सकता है उसकी काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, उसकी डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यार वो उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हम सबको देखेंगे वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहा है, ठीक है। फिर हम लोग उस प्रोडक्ट में जाएंगे और उस प्रोडक्ट में देखेंगे कि अब कौन सी प्रोडक्ट है जो कि बाकी प्रोडक्ट से अच्छी सेल हो रही है, ठीक है। फिर हम लोग उस प्रोडक्ट में जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड ब्रांड हंटिंग। ब्रांड हंटिंग में हम लोग सिर्फ उसका ब्रांड निकालेंगे। फिर ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग उसकी क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स भी निकालेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि हम लोग का जो मोस्टली काम है, जितना भी ज्यादातर हम लोग काम करेंगे वो हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स के साथ हो रहा होता है। ब्रांड अगर अगर वो मिल भी जाए तो वो आपको बहुत ज्यादा एमओक्यू कह रहा होता है, तो वो इतना ज्यादा एमओक्यू हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो दैट्स वाई, और इतना ज्यादा अफोर्ड करना भी बेवकूफ़ी भी है कि अगर हम लोग कर भी सकते हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप लोग तब भी ना करना, क्योंकि क्या कहते हैं इतनी ज्यादा वो क्वांटिटी उठा के आप क्या कहते हैं मसला हो सकता है, उसका स्टॉक निकलने में टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स में ना जाना, क्वांटिटी इतनी ही उठाइएगा कि जितनी आपकी सेल्स इक्विटी आ रही हो, या उससे कम हो, उससे ज्यादा मत उठाइएगा, क्योंकि पहले ही कम ले लीजिए, उसको सेल करें, जैसे ही वो खत्म होने वाली तो आप उसको रीस्टॉक करते हैं। बट ये ना करें कि पहले ही बहुत ज्यादा क्वांटिटी उठा लें और बाद में आप परेशान हो जाए कि आपका स्टॉक नहीं सेल हो रहा, ठीक है। तो इन सब चीजों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्ट हंटिंग पे। मैंने प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोगों को बताया कि हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट पे जाएंगे, ठीक है, प्रोडक्ट देखेंगे कि प्रोडक्ट किस तरीके की है। जिस तरह से हम लोगों ने बात की थी कि यार उसका रैंक होता है प्रोडक्ट्स का, हम लोग रैंक को देखेंगे कि कौन सा रैंक है जो कि अच्छा सेल हो रहा है, हम लोग उस रैंक की प्रोडक्ट में जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कितने एफबीए सेलर्स बैठे हुए हैं उस पे, हम लोग सेलर्स को देखेंगे, सेलर्स को काउंट करेंगे उसमें, फिर अपने आप को ऐड करके अपनी सेल्स इक्विटी चेक करेंगे। फिर उस लिहाज से हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग को प्रोडक्ट निकालेंगे, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकालेंगे, देन हम लोग उसका ब्रांड चेक करेंगे, अच्छा ये इसका ब्रांड था, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से हंटिंग करेंगे। और फिर जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर निकालते हैं तो हम लोग यही चीज चेक करते हैं कि जो इस प्रोडक्ट के लिए हम लोग उसके पास आए थे वो प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल हो, ठीक है, उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास अवेलेबल हो। ये ना हो कि वो उस ब्रांड का तो डिस्ट्रीब्यूटर हो बट उसके पास वो भी वाली प्रोडक्ट ना हो। तो इस चीज को हम लोगों ने सबसे पहले क्लैरिफाई करना है कि यार जिस
वजह से हम लोग उसके पास गए हैं, जिस प्रोडक्ट की वजह से उसके पास गए हैं, वो प्रोडक्ट उस डिस्ट्रीब्यूटर या उस होलसेलर के पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम लोग उसे परचेस कर सके। फिर जो थर्ड हंटिंग थी, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग। डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग क्या होती है? वो ये होती है कि हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूट, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग को जो मोस्टली काम होगा वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होगा, राइट? तो जब हम लोग ज्यादातर काम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कर रहे हैं, तो फिर हम लोग इस चीज को प्रॉपर देखेंगे कि हम लोग कोई ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर निकालें, जो कि ये ना हो कि स्कैमर बैठा हो, ठीक है? तो वो किस तरीके से हम लोग चेक करते हैं कि स्कैमर है या ऑथेंटिक है, तो वो सारी चीजें भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी कोर्स में शेयर करूंगा। बहरहाल हम लोग उस डिस्ट्रीब्यूटर निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि उसके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अमेजोन पे भी लगी हुई हैं। आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इस तरह के मिलेंगे कि जो स्पेसिफिकली अमेजोन के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो कि अमेजोन की प्रोडक्ट्स को ज्यादा सेल कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपनी उसी वेबसाइट पे एक अमेजोन का लिंक दिया होता है, हम लोग उस पर क्लिक करते हैं तो हम लोग सीधा अमेजोन के पेज पे चले जाते हैं। एंड देन हम लोग देख लेते हैं, अच्छा ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे भी लगी है और इसकी ये प्राइस जा रही है, इसका ये रैंक जा रहा है। ये सारी बातें जो है ये मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, रैंक वगैरह की। बट अभी के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इस तरीके के हम लोग प्रोडक्ट्स को चेक करके फिर हम लोग उसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करेंगे और उससे सेल कर सकते हैं। तो जो कि सबसे फास्ट हंटिंग है इसमें, वो डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग है। क्योंकि अगर मैं बात करूं ब्रांड हंटिंग की, या ब्रांड हंटिंग तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है कि पहले हम एक ब्रांड की तरफ जा रहे हैं एंड देन हम लोग प्रोडक्ट की तरफ आ रहे हैं। प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ा इस लिहाज से फास्ट है कि हम लोग डायरेक्ट एक प्रोडक्ट को ही चेक करते हैं कि यार अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जो हमें निकालनी चाहिए, ठीक है? बट आपको तरीका हर तरीके से आना चाहिए कि आप हर तरीके से हंटिंग कर रहे हो, क्योंकि कभी के बाद अगर आपको प्रोडक्ट हंटिंग से अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिली तो आपको हो सकता है ब्रांड हंटिंग से अच्छी मिल जाए, कभी ब्रांड हंटिंग से नहीं मिल रही तो हो सकता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग से अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए। तो इसलिए मैं आपको ये तीनों हंटिंग कराऊंगा, ठीक है? हम लोग इस पे प्रॉपरली हम लोग इसको देखेंगे और इस पे मैं आप लोगों को टास्क भी असाइन करूंगा जो आप लोगों ने करके लेके आने होंगे। बहरहाल ये हंटिंग्स हैं, ठीक है? और इसके ही अकॉर्डिंग हम लोगों की क्लासेस भी हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीक की क्लासेस है वो हमारी ब्रांड हंटिंग में इंशाल्लाह होगी, और उस पर आपको टास्क भी असाइन किए। तो अगर एक ब्रांड के 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो क्या उन 4 डिस्ट्रीब्यूटर की प्राइस अलग? जी, इट्स पॉसिबल कि उनकी प्राइस डिफरेंट हो और इट्स पॉसिबल कि उनकी प्राइस सेम भी हो, बट मोस्टली ये होता है कि डिफरेंट होती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि सेम एक डिस्ट्रीब्यूटर तो वो अपनी ही सबकी सेम प्राइस जा रही होगी। हर एक ने अपनी डिफरेंट लगाई होती है, हर एक ने अपना मार्जिन रखा होता है, अपने अकॉर्डिंग रखा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी को शिपिंग ज्यादा महंगी पड़ी हो तो उसने उस हिसाब से उसका थोड़ा सा मार्जिन अपना बढ़ा दिया होगा, किसी ने किसी और लिहाज से। तो इस तरीके से होता है। हम लोग इसीलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि जब हम लोग ब्रांड हंटिंग पे जाएंगे तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि हम लोगों ने जब डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालने हैं तो हम लोग सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं निकालेंगे, हम लोग की कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर निकालें। कि फॉर एग्जांपल एक ये भी हो सकता है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटर निकाल रहे हो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हो, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि उसकी प्राइस में फर्क आ रहा हो। तो इसीलिए फिर हम लोग ज्यादा ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालेंगे कि अगर एक बंदा प्रोडक्ट नहीं भी सेल कर रहा है या उसके पास थोड़ी महंगी लगी हुई है तो हम लोग किसी हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस हो, ठीक है? हम लोग किसी और के पास जा सकें। या डिस्ट्रीब्यूटर मीन होलसेलर्स होते हैं, जिस तरह से एक तो होता है ब्रांड। जिस तरह से अगर मैं बात करूं, एक होलसेल मार्केट होती है और एक ब्रांड होता है। एक ब्रांड की तो अपनी एक प्रोडक्ट होती है, जिस तरह अगर आप बात करूं कोको कोला की, तो कोको कोला एक ब्रांड है, ठीक है? उसने एक अपने होलसेलर्स रखे होते हैं, वो उनके पास जाती है क्वांटिटी में, वो बहुत ज्यादा बल्क में उठाते हैं और आगे जो शॉप्स होती हैं छोटी, उन शॉप्स में वो सेल करते हैं, ठीक है? फिर जो शॉप होती हैं वो आगे कस्टमर्स को पहुंचाती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं, वही होलसेलर्स होते हैं कि जो कि ब्रांड से डायरेक्ट लेते हैं एंड देन वो किसी रिटेलर को देते हैं एंड देन रिटेलर किसी कस्टमर तक पहुंचाता है। तो बेसिकली हम लोग रिटेलर हैं क्योंकि हमारी एक शॉप है अमेजोन पे, ठीक है? इसी तरह से जो हमारे ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर बैठे हैं वो डायरेक्ट ब्रांड से परचेज कर रहे होते हैं, या ब्रांड अपने खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स बना रहा होता है, अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर रखे होते हैं कि जिनको स्पेसिफिकली वो दे रहा होता है। और ब्रांड जो होता है वो तो फुल खुद मैन्युफैक्चर होता है, तो वो अपनी प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ऑलराइट, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोगों ने बात की कि यार हम लोगों ने अपने एक प्रोडक्ट को निकाल लिया, जिस तरह हमने कोई भी फॉर एग्जांपल हंटिंग की, हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग की या हम लोगों ने ब्रांड हंटिंग की। जी साइन। अच्छा, हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोगों ने हंटिंग कर ली है, ठीक है? हम लोगों ने एक प्रोडक्ट निकाल लिया। अब बात आती है सोर्सिंग की, ठीक है?
तो सोर्सिंग क्या होता है कि यह सोर्सिंग सिंपल है कि हम लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना है, उस डिस्ट्रीब्यूटर से, उस ब्रांड से या उस होलसेलर से हम लोगों ने एक सिंपल कांटेक्ट करना है, उससे उसकी प्राइस पूछने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों को एक प्रोडक्ट नजर आ गई अमेजोन पे, ठीक है, हम लोगों को पता लग गया कि फॉर एग्जांपल अमेजोन पे वो प्रोडक्ट सेल हो रही है $10 की, ठीक है, हम लोगों को पता है कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये आगे $10 की सेल हो रही है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अमेजोन बहुत तरीकों से पैसे कमाता है, जिस तरह से हमने बात की थी कि उसके प्लेटफॉर्म पे सेल करने के पैसे हैं, उसके बाद उसके FBA की सर्विसेज के पैसे पे उसने जो हमारी यूनिट हमारे अपनी जगह पे रखना है उसके भी वो पैसे चार्ज करता है। तो वो फीसेस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कहाँ से मिलती हैं वो भी इंशाल्लाह हम लोग आगे देखेंगे। बहरहाल वो उन सब चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब बात आती है कि जब उसने उन सारी चीजों को कैलकुलेट कर लिया है, हम लोग अब देखते हैं कि यार अब जैसे फॉर एग्जांपल $10 की प्रोडक्ट थी, जिसमें से हम लोगों ने फॉर एग्जांपल हमने चेक कर लिया कि यार $5 जो फीसिस है ना वो अमेजोन की है। तो 10 में से 5 के अब पीछे बचते हैं $5, ठीक है। अब हमने देखना है कि उस $5 में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से कोई वो प्रोडक्ट लेते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूटर $2 की आपको प्रोडक्ट दे रहा है तो दैट्स मीन हमें $3 प्रॉफिट आ सकता है उस प्रोडक्ट पे। लेकिन अगर वो दे ही $5 या $6 की रहा है तो फिर हम लोग को कोई प्रॉफिट नहीं बचता। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, या तो अगर तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपनी प्राइस दी हुई है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं दी हुई तो हम लोग उसको ईमेल करेंगे, ठीक है, उसको ईमेल करके कहेंगे कि यार हमें इस प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए। लेकिन ईमेल करने से पहले आप लोगों ने ये चीज क्लैरिफाई करनी है कि आप लोगों ने उसके साथ साइन अप कर लिया, उसके वेबसाइट पे जाके उसके साथ साइन अप किया हो, ठीक है। देन आप उसको मेल कर सकते हैं, उसका कॉन्टेक्ट फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। जो सबसे फास्ट तरीका है वो कॉल करने का है कि आप डायरेक्ट कॉल करो उसको, उसे कॉल करके पूछो कि यार ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का मुझे बता दें कि इसकी होलसेल प्राइस क्या है और इसका MOQ क्या है। अब बेसिकली कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं कि जिन्होंने MOQ हर एक का सेम रखा होता है, जैसे उन्होंने कहा होता है कि यार हमसे $1000 का आपने सामान उठाना है, ठीक है। अब जो $1000 का हम लोगों ने उनसे सामान उठाना है वो दैट्स मीन कि हम कोई भी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ठीक है, और हमने $1000 का एक पूरा अपना इनवॉइस बनवानी है, ठीक है। लेकिन कुछ बंदे होते हैं कि जिन्होंने यूनिट्स के हिसाब से रखा होता है, कि जैसे हम लोगों ने कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में गए, वो कहेगा कि यार इसके मेरे से 100 यूनिट आपका MOQ है, ठीक है। या हम किसी और प्रोडक्ट में जाते हैं, उसी के पास तो वो हो सकता है 50 यूनिट का MOQ उसने रखा हो। तो इस तरीके से उन्होंने अपने MOQs रखे होते हैं। तो हम लोग बेसिकली ये सारी चीजें उसको मेल करके, ईमेल करके या कॉल करके, ये जो चीजें हम लोग उससे कांटेक्ट करके बेसिकली उससे पूछते हैं ये सारी चीजें। उसके बाद जब वो हमें प्राइस दे देता है, फिर हम लोग चेक करते हैं कि अब हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। हम लोग सारी फीसिस को कैलकुलेट करते हैं, उसको हटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अमेजोन की जो हमें पीछे से जो प्राइस पड़ी है उसको हटाते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर मैं आपको सोर्सिंग पे ला रहा हूँ तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि यार आप लोगों ने डायरेक्ट कॉलिंग करनी है, ठीक है। कॉलिंग के लिए बेसिक एक आपको सिंपल आप इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उसको अपनी बात समझा सको और अपनी उसकी बात समझ सको, ठीक है। गोरे ऐसे नहीं होते कि आपकी इंग्लिश का मजाक उड़ाएंगे या कोई आप पे कमेंट्स पास करेंगे, कुछ भी नहीं होता। वो सिंपल ये चाहते हैं कि आप भी उनकी बात समझो और आप भी उनको अपनी बात समझाओ, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपल अगर कॉलिंग करोगे तो विद इन 2 और 3 मिनट्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट का MOQ क्या है, ये सब मिल जाएगा। बट वही अगर आप ईमेल करते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म करते हो, तो आपको मिनिमम 2 दिन तो लग सकते हैं, ठीक है, या हफ्ते भी लग जाते हैं। अगर आप किसी ब्रांड से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो तो आपको हफ्तों तक रिप्लाई नहीं करता। तो बेसिकली जो चीज़ है आप उसको कॉल करोगे वो फौरन आपको थोड़ी सी लंबी कॉल चलेगी, लेकिन वो आपकी कॉल उठा लेगा, ठीक है, कॉल उठाएगा। आप उसे विद इन 1 मिनट 2 मिनट में जितनी आपने कम्युनिकेशन करनी है आप उससे करके उससे ईच एंड एवरीथिंग पूछ सकते हो, ठीक है, कि उसकी प्राइस क्या है, उसका MOQ किया है। आपने सिंपल उसको नेम बताना है, उससे पूछना व्हाट इज द प्राइस एंड व्हाट इज द MOQ, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है, वो आपको सारा कुछ बता देगा और आपके पास आप उसको नोट कर सकते हो। एंड देन आपको लगता है कि यार अब आपका प्रॉफिट आपने कैलकुलेट करना है, वो हम लोग करते हैं स्कैनिंग में। उसके लिए एक टूल यूज होता है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। बहरहाल आप लोगों ने चेक कर लिया कि यार अब आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन आप उसको दोबारा कॉल बैक करो और उसको कह दो कि यार अच्छा, जब आप उसके पास दोबारा कॉल करो, उसके पास उसको कह दो कि यार मुझे क्या कहते हैं, ये एक प्रोडक्ट है, इसका मैं इतना आपका MOQ बताया था, तो मैं इस हिसाब से इतने यूनिट्स इसके ऑर्डर करना चाहता हूँ। तो आप उसको कॉल पे ही रहते हुए उसको ऑर्डर प्लेस कर दो। लेकिन अगर आप उसी तरीके से मेल करोगे तो वो उसमें बहुत टाइम लगाता है, इनवॉइस बनाने में बहुत टाइम लगाएगा, एंड देन उसने आपको सेंड करनी है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। आप उसको कॉल करके कहोगे तो वो आपका फौरन आपकी वो ऑर्डर रिसीव करेगा, एंड देन आपको एक इनवॉइस बना के सेंड कर देगा जिसमें उसकी बैंक डिटेल्स होंगी वगैरह। तो दिस इज अ सोर्सिंग। बात करते हैं स्कैनिंग पे। अभी मैंने आपको बताया कि एक टूल यूज होता है, द टूल नेम इज FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये अमेजोन की तरफ से ही टूल है, ठीक है। अमेजोन ने एक एक टूल रखा हुआ है
कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि जब हम एज अ एफबीए काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये भी देखना है कि अमेजोन की प्राइसेस क्या है, अमेजोन की फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है, उसकी क्या कहते हैं स्टोरेज कॉस्ट क्या है, उसने जो अपने पास यूनिट रखना है उसकी क्या कॉस्ट है, एंड देन जो उसके हम प्लेटफॉर्म से सेल कर रहे हैं उसकी क्या कॉस्ट है। तो ये जो सारी फीसिस है उसने हर प्रोडक्ट की एक डिफरेंट कॉस्ट होती है, ऐसा नहीं है कि सबकी सेम कॉस्ट होगी। ठीक है, हर प्रोडक्ट की डिफरेंट होगी। वो उसके जो फुलफिलमेंट कॉस्ट होती है वो उसके वेट के हिसाब से होती है, उसके डिस्टेंस के लिहाज से होती है कि कितनी दूर है। तो ये सारा जो चीज़ है ये सारा अमेजोन ने कैलकुलेट करके हर प्रोडक्ट की एक प्राइस सेट की हुई है। ठीक है, फुलफिलमेंट कॉस्ट सेट की हुई है, उसकी अपनी प्लेटफॉर्म से सेल करने की फीस सेट की हुई है, एंड देन स्टोरेज कॉस्ट सिलेक्ट की हुई है। स्टोरेज कॉस्ट भी उसके साइज के हिसाब से होती है कि कितनी वो स्पेस ले रही है। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आपकी क्या कहते हैं कॉस्ट उसने रखी होती है। तो हम लोगों ने क्या करना होता है, अमेजोन में ना दो कोड्स होते हैं। इन दो कोड्स को आपने हमेशा याद करना है, और ना ये आपको भूलने भी नहीं देगा कोई। अमेजोन, अगर आप अमेजोन पे काम करें, दो कोड आप कभी भी भूल भी नहीं सकते। एक यूपीसी कोड होता है और एक होता है एसएन। ठीक है, एसएन एक अमेजोन का एक अपना कोड होता है। ठीक है, हर उसने एक प्रोडक्ट को एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, वो उस सिर्फ अमेजोन के विद इन अमेजोन वो यूजेबल है। ठीक है, बट एक यूपीसी कोड होता है। जो यूपीसी कोड होता है वो एक प्रोडक्ट का यूनिवर्सल कोड है, जिसमें यूपीसी की फुल फॉर्म भी यही है कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। ठीक है, तो जो हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है, और वो हर मोस्ट प्रोबेबली वो हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो सकता है, वो अमेजोन के पास हो सकता है। आप अगर आपने किसी से क्या कहते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट के बारे में पूछना भी है, तो आप उसको उसका यूपीसी कोड भेज सकते हो, जो कि आप अमेजोन से कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसको भेज सकते हो क्योंकि यार इस यूपीसी कोड का मुझे प्राइस और एमओक्यू बता दे। तो दिस इज द थिंग कि आप यूपीसी कोड को इस तरीके से यूज कर सकते हो, इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो हम लोग जो स्कैनिंग में करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो एसिन होता है वो विद इन अमेजोन है। ठीक है, तो अमेजोन क्या करता है, हम लोग सिंपल जाएंगे एसिन उसका कॉपी करेंगे उस प्रोडक्ट का, एंड देन हम लोग एक रेवेन्यू कैलकुलेटर, एक एप्लीकेशन आप कह लें। ठीक है, उसकी एक वेब एप्लीकेशन होगी, हम लोग उस पर जाके उसका एसिन डालेंगे और वो हमें सारी डिटेल शो कर देगा कि इस प्रोडक्ट का करंट प्राइस क्या जा रही है, इसकी स्टोरेज कॉस्ट क्या है, इसकी अमेजोन की कितनी प्राइस है, इसकी फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है। उसके बाद नीचे एक लास्ट में हम लोग को एक ऑप्शन आ रहा होगा, अब कॉस्ट ऑफ गुड सॉल्ट। ठीक है, कि हम लोगों को पीछे से प्राइस कितने की पड़ रही है। ठीक है, जो हमें डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से ली थी, हम लोग उसकी प्राइस अपनी डालते हैं। ठीक है, जो हमें पीछे से पड़ रही होती है, और फौरन से हम लोगों को रेवेन्यू पता लग जाता है कि आपको इस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट होगा, पर प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट आएगा। ठीक है, और वो नेट मार्जिन भी बता रहा होता है कि आपको कितने मार्जिन इसमें बचेगा। तो दिस इज द थिंग कि हम लोग स्कैनिंग में ये चीज करते हैं कि बेसिकली हम लोग अपना एक रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि हम लोग कितना इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो यहाँ तक आपका क्वेश्चन है? गाइस कोई क्वेश्चन है आपको? ओके। सर जो प्रोडक्ट की जो अमेजोन की जो कॉस्ट वगैरह होगी, वो कॉस्ट हमें कैसे पता चलेगी? आप लोगों को पता लगाने की जरूरत नहीं है। अमेजोन आपको मैंने आपको कहा कि आप लोगों ने सिंपल एक एसिन डाल, एक एसिन डालेंगे आप, आपको सारी कॉस्ट वो खुद ब खुद निकाल के देगा। ठीक है, आपने एक सिंपल उस रेवेन्यू कैलकुलेटर पे जाना है और एक एसिन पुट करना है। ठीक है, एंड देन आपको अमेजोन ईच एंड एवरीथिंग खुद ही शो करके देगा। यानी कि सर जो हम लोग ऐसे डालेंगे अमेजोन एपीआई रेवेन्यू कैलकुलेटर में, वो जो जितनी भी कॉस्ट मतलब शो कर रहा होता है, वो सारी मतलब क्योर कॉस्ट होगी, वही कॉस्ट को हम लोगों ने रख के अपनी जो हमारी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी उससे हमने माइनस करके और अपना प्रॉफिट देखना होगा। जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में फिल्टर्स टूल्स के बारे में अभी मैंने चीज़ें शेयर करनी है, तो मैं आपको भी बताता भी हूँ उसके बारे में, प्रैक्टिकल करके दिखाता। ऑलराइट, यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन? होलसेल से रब्ता करने के लिए साइन अप करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, हम लोगों को किसी होलसेलर से अगर जरूरी नहीं है कि हम लोग पहले उसके साथ साइन अप करें, बट इट्स गुड कि हम लोग उसके साथ पहले ही साइन अप कर लें, क्योंकि जब आप उससे कांटेक्ट करेंगे ना, तो उसने पहली चीज आपको यही कहनी है कि पहले जाके मेरे साथ साइन अप करो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पहले ही साइन अप कर लो, एंड देन आप उस प्रोडक्ट में जाओ। ठीक है, उससे उसके मेल में जाओ या उससे कॉलिंग पे जाओ। ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात आती है कि हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया, हम लोगों ने प्रोडक्ट्स को देख लिया, उसको हम लोगों ने सारा एग्जामिन कर लिया कि यार अच्छा ये चीजें हैं जो कि हम लोगों ने अपना काम
के थ्रू करनी है। ठीक है, अब बात आती है कि अब क्या करना है। ठीक है, हम लोगों ने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लिया। अब प्रोडक्ट को ऑर्डर जैसे ही हम लोगों ने उसके जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम लोग उसे ऑर्डर के लिए कॉल करेंगे तो हम उसे कहेंगे कि यार मुझे इनवॉइस सेंड कर दो इस प्रोडक्ट की कितने यूनिट्स की। ठीक है, वो जो आपको इनवॉइस सेंड करेगा वो एक नॉट पेड इनवॉइस होगी। ठीक है, अभी आपने उसको पे नहीं किया होगा उस इनवॉइस को। ठीक है, वो आपको उस पर उसने लिखा भी होगा कि इट्स नॉट पेड। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, उसमें उसने अपनी बैंक डिटेल्स दी होंगी, उस प्रोडक्ट का नेम दिया होगा, उसकी प्राइस दी होगी कि जो आपने पे करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं उसको अपने जो मैंने आप लोगों से कल बात की टी वाइस का अकाउंट की या पायोनियर का अकाउंट, हम उस अकाउंट से उसको अपने पैसे सेंड करेंगे। ठीक है, एंड देन वो 2 से 3 दिन लेते हैं ट्रांजेक्शन करने में। उसके जैसे ही उसको पैसे रिसीव होंगे आपको मेल आ जाएगी कि आपको पैसे रिसीव हो चुके हैं और आपका ऑर्डर प्रोसेस में चला गया है। ठीक है, अब जब जैसी प्रोसेस में चला जाएगा, अब बात आती है कि हम लोगों ने जब उसे कांटेक्ट करना है ना, मैंने ये चीज पहले नहीं बताई वो इस वजह से क्योंकि अभी ये चीज ने कंफ्यूजन क्रिएट कर देनी थी। लेकिन जब सोर्सिंग कर रहे होंगे ना, जब हम उससे ये चीज पूछेंगे कि यार आपकी प्राइस क्या और आपका एमओ क्या क्या है, हम लोग उसी टाइम उससे एक और चीज पूछेंगे कि क्या आप प्रेप सर्विसेज देते हो। अब ये प्रेप सर्विसेज क्या होती हैं? प्रेप सर्विसेज बेसिकली होती हैं लेबल्स। ठीक है, ये होते हैं हम लोगों ने उससे लेबल्स लगवाने होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लेबल्स मेंशन किए हुए हैं, एक एफएनएसक्यू लेबल, एक बॉक्स लेबल। अब ये एफएनएसक्यू लेबल क्या है और बॉक्स लेबल क्या है? बेसिकली एफएनएसक्यू लेबल होता है कि जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप अगर अमेजोन पे अपनी प्रोडक्ट सेल करो तो सिर्फ आप ही सेल कर रहे हो। ठीक है, हजारों लाखों सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि अमेजोन पे प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं और आप कर भी एफबीए रहे हो। ठीक है, जब आप एफबीए कर रहे हो तो अमेजोन को ये चीज कैसे पता लगेगी कि आपका कितना स्टॉक रह गया, कितना स्टॉक आ गया, कितना स्टॉक चला गया था, आपके कितने पैसे पड़े हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से पता लगती हैं? तो वो बेसिकली उसको पता लगती है एफएनएसक्यू लेबल्स के थ्रू। एफएनएसक्यू लेबल एक बारकोड की तरह लेबल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह बारकोड्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड लगा होता है। ठीक है, अगर आप किसी शॉपिंग मॉल्स में जाएं वो उसको स्कैन करते हैं तो उसका सारा डाटा चला जाता है उसके पास। इसी तरीके से एफएनएसक्यू लेबल भी यही काम करते हैं कि वो एक बारकोड होता है जो कि हमारी हर प्रोडक्ट के यूनिट पे लगा होगा। ठीक है, अगर मैंने 10 टूथपेस्ट मंगवाई है तो वो 10 की 10 इस पे हमारे 10 लेबल्स लगे होंगे। ठीक है, एक एक लेबल हर प्रोडक्ट पे लगा होगा। ठीक है, अब वो हर प्रोडक्ट को वो जब स्कैन करेगा, ठीक है, उसको पता लग जाएगा कि आप कितने यूनिट सेल हो चुके हैं, कितने यूनिट रह चुके हैं। तो वो उसके थ्रू बेसिकली उसको पता चल रहा होता है एफएनएस के लेबल के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग उससे हर प्रोडक्ट पे से क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमें सर्विसेज दे देता है बट वो उसके पैसे चार्ज करते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि फ्री भी दे देते हैं। आज तक मैंने जिनके साथ काम किया उन्होंने मुझे अभी तक फ्री सर्विसेज दी हैं। ठीक है, वो एफएनएस के लेबल वो फ्री सर्विसेज दे देते हैं कि उन्होंने हर प्रोडक्ट पे जो लेबल लगाना है हम, लेकिन सेंड उसको हमने करना है। ये एफएनएस के लेबल्स क्रिएट कहाँ पे होते हैं? ये क्रिएट होते हैं सेलर अकाउंट पे। ठीक है, सेलर सेंट्रल पे आप जाएंगे, वहां पे आपने सिर्फ उसकी क्वांटिटी लिखनी है कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, वो खुद ब खुद आपको ऑटोमेटिकली उतने लेबल्स क्रिएट करके एक पीडीएफ फाइल में सेंड कर देगा। ठीक है, आपने वही पीडीएफ अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड करनी है। जब आप उसके ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उसको पेमेंट कर देंगे, देन आपने वही एफएनएसक्यू लेबल उस डिस्ट्रीब्यूटर को सेंड करनी है। वो एफएनएसक्यू लेबल वो हर प्रोडक्ट पे लगाएगा और उसको एक बॉक्स में रखेगा। अब जब वो एक बॉक्स में रख रहा है, अब आपने जब उसको लेबल सेट करनी है, आपने उससे एक और चीज पूछते हैं कि इसकी डायमेंशंस मुझे बता दो, बॉक्स की कितनी लेंथ है, कितनी विड्थ है, इसका कितना वेट है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों ने पूछनी है क्योंकि ये सारी चीजें बेसिकली मैटर करती हैं कि जब हम लोगों ने अपना पार्सल वहां से शिफ्ट करवाना है। ठीक है, वहां से शिफ्ट करवाना है अपना पार्सल, तो वो कितने पैसे लेगा। अब जिस तरह से हम लोग जो बेसिकली जो शिप करवाएंगे अपना पार्सल वो होगा यूपीएस के थ्रू। यूपीएस एक अमेजोन का एक पार्टनर, जिस तरह टीसीएस सर्विसेज हम लेते हैं, लैपटॉप्स की सर्विसेज लेते हैं, इसी तरह से यूपीएस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अमेजोन का पार्टनर है। ठीक है, वो आपको सर्विसेज देता है शिप करवाने की। ठीक है, हम लोग अपना स्टॉक, अपना जो पार्सल है वो खुद ब खुद अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचाएंगे। ठीक है, उसको जो चीजें हैं जो हम लोग उससे डायमेंशंस पूछ रहे हैं, उसका वेट पूछ रहे हैं, तो वो उस पैसों उस डायमेंशंस की वजह से, उस वेट की वजह से उस हिसाब से हमें पैसे चार्ज करता है यूपीएस। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये सारी चीजों से पूछते हैं और उसको एक लेबल में बनवाते हैं। ठीक है, वो लेबल भी बॉक्स लेबल भी हम लोग सेलर सेंटर पे क्रिएट करेंगे। वो किस तरह से होता है उसको इंशाल्लाह वो भी हम लोग देखेंगे। तो बहरहाल हम लोग वो लेबल्स वगैरह क्रिएट करवा के उसको अपने बॉक्स पे लगवाते हैं। एंड देन यूपीएस जब जाता है तो 2 लेबल्स क्रिएट होते हैं, एक यूपीएस वालों का लेबल क्रिएट हुआ होता है और एक अमेजोन का लेबल क्रिएट हुआ होता है। तो जब यूपीएस जाता है तो वो उसको स्कैन करता है उस लेबल को, तो उसको हमारा सारा डाटा उसके पास भी चला जाता है। फिर जब वो अमेजोन के पास जाता है तो अमेजोन वाले अपना अपना जो उनका लेबल होता है उसको स्कैन करते हैं, तो हमारा डाटा फिर उनके पास चला जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ये 2 लेबल्स बनवाते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हम लोग जब इसको आगे देखेंगे तो जब हम लोग इसके लेबल्स हम लोगों ने खुद भी क्रिएट करने हैं, जब हम लोग क्रिएट करेंगे देन आप लोगों को पता लग जाएगा कि व्हाट इज एफएनएसक्यू लेबल्स एंड बॉक्स लेबल, तब अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। बट अभी तक आप लोगों को क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क।